सो है एवरीवन, तो हमने पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे। तो आई होप आपने वो क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, आज हम अपने कुछ प्रो लेवल के और कुछ एडवांस वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। उनमें से कुछ एनसीईआरटी के, कुछ थोड़ी एक दो इधर-उधर से ली गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझना है कि गिवन वर्ड प्रॉब्लम में हमें कब एचसीएफ निकालना होता है, कब एलसीएम निकालना होता है। तो ध्यान से देखेंगे, इनके नाम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें जो ये दो वर्ड दे रखे हैं, यही दो वर्ड आपको बताएंगे कि आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो अगर आपको कोई गिवन 2 नंबर या 3 नंबर दे रखे हैं और उनके अंदर ऐसी कोई बात करी गई है कि आपको उनके अंदर जाना पड़ रहा है, उन नंबर्स को ब्रेक करना पड़ रहा है, यानी कि उनके फैक्टर्स की बात हो रही है, इन दैट केस हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर कोई गिवन 2 नंबरों में कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, यानी उन नंबरों का टेबल पढ़ना पड़ रहा है आगे, तो हम उसमें एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम एक छोटे छोटे एग्जांपल समझेंगे। तो पहला एग्जांपल मैंने उठाया है, ये हमारा एनसीईआरटी का है। देखेंगे जरा ये क्या है, और ये देखेंगे जिसको सॉल्व करते वक्त कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, फैक्टर मतलब उस नंबर के तोड़ना, उस नंबर के अंदर घुसना, और एलसीएम का मतलब मल्टीपल यानी उसका टेबल पढ़ना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे कि उसमें हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ दे रखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, मतलब एक सर्कल है जिसके अराउंड हम बात कर रहे हैं, एंड प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड अराउंड इट, मतलब इस सर्कल का पूरा चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला गया है वाइल रवीश, रवीश किसी बंदे का नाम है, और ये जो है ये 12 मिनट में उस चीज का चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये जो अराउंड इसको घूमना है वो रवीश तो 12 मिनट में घूमेगा और प्रिया 18 मिनट में घूमेगी। ठीक है, इसके बाद क्या लिया हुआ है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो दोनों के दोनों एक ही जगह पर हैं अभी मौजूद, दोनों के दोनों एक ही समय पर, एक ही बिंदु पर, एक ही दिशा में मूव करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो दोनों के दोनों कैसे गए, मान लेता हूं मैं वो ऐसे गए, तो दोनों वो ऐसे जा रहे हैं ड्राइव करते हुए। ठीक है, पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया हमसे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब कितनी देर के बाद, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो दोबारा कितनी देर के बाद उसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। तो जरा इस प्रॉब्लम को समझते हैं क्या बात हो रही है, यहाँ पर फिजिकली समझते हैं, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। तो देखते क्या हो रहा है, प्रिया जो है वो 18 मिनट लग रही है एक चक्कर लगाने का, तो मतलब अगर यहाँ पर प्रिया और रवीश दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रवीश 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो ये तेज भाग रहा है, तो रवीश हमारा यहाँ से आगे चला जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो रवीश 12 मिनट के बाद इस जगह पर दोबारा आ जाएगा, तो जो रवीश है वो 12 मिनट के बाद उस पॉइंट पर लौट करके वापस आ चुका है, लेकिन प्रिया को तो उस पॉइंट पर आने में 18 मिनट लगेंगे, यानी प्रिया अभी भी पीछे है। तो उसी जगह पर जब वो रवीश यहाँ आ चुका है, तो उसी वक्त जो प्रिया होगी वो यहाँ से मूव करके थोड़ी पीछे छूट गई होगी, रवीश यहाँ आ चुका है और प्रिया वहां रह गई है। ठीक है, तो प्रिया जितनी देर में यहाँ आएगी वापस, रवीश थोड़ा और आगे निकल जाएगा। राइट, तो रवीश जो है, इसको अगर देखूं ध्यान से, तो पहला चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, दूसरा चक्कर ये 24 मिनट में कंप्लीट करेगा, है ना, 2 चक्कर लगा लेगा ये, तीसरा चक्कर ये 36 मिनट में कंप्लीट करेगा, है ना, 12 मिनट में पहला, दूसरा 24 मिनट में दूसरा, और फिर अगले 36 मिनट में तीसरा हो जाएगा इसका। तो हर 12 मिनट में ये अपना एक एक चक्कर बढ़ाता रहेगा, एंड सो ऑन। अब वही हम बात करते हैं किसकी, प्रिया की। तो प्रिया को पहला अपना राउंड लगाने में कितने 18 मिनट खर्च हो रहे हैं, तो प्रिया तो यहाँ पर इस बिंदु पर वापस कितनी देर में आएगी, 18 मिनट में वापस आएगी। फिर अगला राउंड जब ये लगाएगी तो इसको 18 मिनट और लगेंगे वापस इसी पॉइंट पर आने में, तो 18 के बाद कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर जब ये और अगले 18 मिनट भागेगी तब ये वापस इस पॉइंट पर आएगी, तो इसके 18 मिनट और जाएंगे तो 54 मिनट हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो, रवि जो है वो 12 मिनट में पहला चक्कर लगा रहा है, 24 मिनट में दूसरा लगा रहा है, 36 मिनट में तीसरा लगा रहा है। प्रिया जो है उसी बिंदु पर आने में पहले 18 मिनट लग रहे हैं, दोबारा 36 मिनट लग रहे हैं, फिर 54 मिनट लग रहे हैं। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब कितनी देर के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उन दोनों को सेम पॉइंट पर आने में कितनी देर लगेगी। तो यानी कि उन दोनों को एक ही पॉइंट पर आना पड़ेगा, राइट। तो उस पॉइंट पर आने में इन दोनों को कितनी देर लगने वाली है, लीस्ट से लीस्ट, कम से कम। तो इसका ये जो टेबल मैंने बनाया है यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बंदा 36 मिनट के बाद उस पॉइंट पर अवेलेबल होगा
और उतनी ही देर के बाद प्रिया भी वहां पर अवेलेबल होगी, क्योंकि प्रिया का भी एक राउंड पूरा, वो 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर वो दोनों 36 मिनट के बाद यहाँ पर होंगे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। लेकिन फर्क ये है कि उतनी ही देर के अंदर रवि ने तो 3 चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन प्रिया ने केवल 2 चक्कर लगाए हैं, बट उनकी पोजीशन वहां पर आ चुकी है, सेम है। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर आपको फिजिकली बता दिया, इस चीज को हम देखते हैं मैथमेटिकली। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने बात की थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें इनका टेबल पढ़ना पड़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें जब ऐसे केस मिल जाते हैं जब हमें नंबर्स के टेबल पढ़ने पड़ते, तो हम क्या निकाल देते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, आपका 12 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है। 12 का आपके फैक्टर करोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा, 18 का फैक्टर करो 2 इंटू 3 की पावर 2, यही आएगा ना। देखो मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करा है 12 का और 18 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही निकल करके आएगा। अब इसको आप एलसीएम लो, इसका क्या आ रहा है, देखो एलसीएम में मैंने तरीका बताया था, दोनों में जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो सबके सब लिखो, आप सारे फैक्टर को लिखो और सबका हाईएस्ट इंडेक्स लिख दो। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो एक कितना होगा 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 कितना होता है 36। यहाँ पे हमारा आंसर भी कितना आया था 36। तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे अप्रोच नहीं करना, एग्जाम के अंदर आपको ये समझना है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद कि हमें उन नंबर्स का टेबल पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। अगर टेबल पढ़ाया जा रहा है यानी इनके मल्टीपल्स की बात हो रही है, देन इन दैट केस आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल दोगे एंड आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई है। मैं इसको रब करूंगा वीडियो पॉज करके और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक सेमिनार है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के कितने कितने हैं 60, 84 और 108। तो हिंदी के हमारे पास है 60 पार्टिसिपेंट, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं 84 और मैथ्स के पार्टिसिपेंट है 108। कहा गया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ participants are to be seated and all of them being in the same subject। हमसे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ रूम्स बताओ, ठीक है, किस तरीके से बताना है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, मतलब एक रूम में जितने भी आपने पार्टिसिपेंट बिठाए हैं बाकी हर रूम में उतने ही होने चाहिए, राइट। जैसे मान लो मैंने एक रूम में 10 बिठा दिए तो अगले में भी 10, उसके अगले में भी 10, उसके अगले में भी 10 और ऐसे करके सब में 10-10 होने चाहिए। तो उन्होंने कहा है सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कह दी है ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक क्लास में 10 बिठाए हैं ना तो उसमें से 2 हिंदी वाले और 4 इंग्लिश वाले और कुछ मैथ वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक रूम में आपको लोग बिठाने हैं लेकिन सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए और वो होने ऐसे चाहिए कि जितने उस रूम में बैठे हैं उतने ही दूसरे में बैठे, उतने ही तीसरे में बैठे हो, इस तरीके से बैठने हैं। मतलब हमारे को मान लो कि हमने एक्स रूम लिए, ये रूम है, ठीक है, ऐसे ये रूम है, तो यहाँ पर अगर मैंने 10 लोग बैठाए हैं हिंदी के तो इसमें भी 10 लोग होने चाहिए हिंदी के और इसमें भी 10 लोग होने चाहिए हिंदी के। और फिर जब हिंदी वाले खत्म हो जाएंगे बारी कितनी आएगी मैथ वालों की, मान लो तो 10 ही मैथ वाले इसमें होने चाहिए, 10 ही मैथ वाले इसमें और 10 ही मैथ वाले अगले वाले में, ऐसा कुछ करना है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको बराबर बराबर नंबरों में तोड़ना है और कितने रूमों में बिठाया जा सकता है, मिनिमम से मिनिमम रूम्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखेंगे हम, सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन की बात करूंगा कि हमें करना क्या है। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बात करेंगे जो 60 लोग हैं ना इनको ग्रुप्स में बांटने की बात हो रही है, राइट। या तो 10-10 के टुकड़े में बांटना है या फिर 6-6 के टुकड़े में बांटना है, यानी इसके क्या निकालने जा रहे हैं, इसके फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो नंबर हमें दिया गया है 60, 84 या फिर 108 ये लोगों की संख्या है, हमें इस संख्या पे टुकड़े करने हैं। अब हम टेबल नहीं पढ़ रहे, मल्टीपल में नहीं जा रहे, हम इन संख्याओं का टुकड़े करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा होगा कि हमें एचसीएफ निकालने की कहानी दी गई। कैसे पता मेरे को, क्योंकि हमें कहा गया है इन 60 को बांटो, तो 60 को बांट तो उन्हीं नंबरों में सकते हैं ना जो इसके फैक्टर होंगे। अगर इक्वल नंबर की बात करी गई है तो हम पहले इसकी क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो भाई 60 क्या होगा, 2 3 6 होता है, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो मैंने सही किया प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 3 12 होता है, 12 5 60 होता है, बिल्कुल ठीक, एकदम ओके किया है। तो ये होता है 12 7 84, यानी कि ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। 84 के प्राइम फैक्टर्स मैंने कर दिए, ठीक है। 108 के करने हैं, 108 हमारा किसका मल्टीपल है, 2 का है,
यहाँ हम करके देख लेते हैं 108, तो ये हो गया 2 से कितने बार में 54, 2 से 27 और ये हमारा 3 का क्यूब है। तो ये हमें मिल गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ये हमारा 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, मैंने इनको कर दिया, आप लोगों को ऐसे निकाल करके करना है अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो इजीली तो। अब यहाँ पर ये जो हमने कर दिया उसके बाद समझना है कि हमें इनके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने का मतलब हमारे HCF की बात हुई है, तो मैं इन तीनों का क्या निकालने वाला हूँ, इन तीनों का मैं निकालने वाला हूँ HCF। HCF के लिए मैंने बताया था कल कि हम कैसे करते हैं। HCF करने का तरीका होता है कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पर उनके कॉमन फैक्टर्स को लिख दो। तो कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये 5 और 7 तो कॉमन है नहीं, तो बस ये लिखने हैं। अब इनको कॉमन को लिखने के बाद इनमें जो सबसे लोएस्ट पावर्स है उनको उठाना है। तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, देखो 2 है। 3 की लोएस्ट पावर कितनी, देखो केवल 3 है ना, तो 3 की पावर 1। तो इसका HCF कितना आ गया हमारा 4 इंटू 3, यानी कि कितना आ गया 12। मतलब इन लोगों को हमें 12-12 के ग्रुप में बांटना होगा। हर एक रूम में अगर 12 लोग बैठेंगे तो हमारे एग्जैक्टली सभी रूम में बराबर लोग बैठेंगे और हर सब्जेक्ट के लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, तो एक रूम में अगर मैंने 12 लोग बैठाए हैं ना तो उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट के होंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब हमें ये देखना है कि कितने रूम चाहिए होंगे। हमसे तो ये पूछा था ना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, हमसे पूछा तो गया रूम था ना, कितने रूम्स हमें चाहिए होंगे। तो देखो 12-12 के ग्रुप में अगर 60 लोगों को बैठाना है तो कितने रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए। अगर 84 लोगों को बैठाना है 12-12 के ग्रुप में तो कितने रूम चाहिए, 7 रूम्स चाहिए। अगर 12-12 के ग्रुप में बैठाना 108 लोगों को तो कितने रूम चाहिए आपको चाहिए 12 9 से 108 होता है ना, तो 9 रूम चाहिए। तो टोटल रूम की संख्या कितनी हो गई, 9 7 16 और 5 21, यानी कि 21 रूम हमें टोटल चाहिए होंगे इस तरीके के पर्टिकुलर तरीके की सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट करें, समझे अपने लेवल पे, इसको हम रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम और ज्यादा प्रैक्टिकली अडेप्ट करने के लिए मेरे को आइडिया आया, तो हम अपने स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे स्कूल में, यानी कि हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी स्कूल में क्या है कि हमारे 10th A में और 10th B में बच्चे हैं। ठीक है, तो इसी सिचुएशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन बना रहे हैं अभी। हमारे 10th A में जो बच्चे हैं ना, वहां पे हुआ 36 बच्चे, और 10th B में हमारे पास जो बच्चे हैं, सॉरी ये 10th A में हमारे पास 38 बच्चे हैं और 10th B में हमारे पास कितने 35। सही है, तो अब हमारे पास ये बच्चे हैं, हमारे 10th A में 38 है और 10th B में 35 स्टूडेंट्स हैं। अब मान लो मुझे ऐसा करना है कि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर हमें हर रूम में बराबर बच्चे बैठाने हैं। मतलब अगर पहले रूम में मैंने 10 बिठाया तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10, किसी में भी 5 नहीं बैठने चाहिए, किसी में 7 नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, तो मुझे सेम यही सिचुएशन अडेप्ट करनी है। 10th A में 38 बच्चे हैं, 10th B में 35 बच्चे हैं। मुझे करना क्या है, हर रूम में इक्वल बच्चे बैठे और एक रूम में केवल एक ही क्लास हो। ऐसा ना हो कि 10th A के 5 आ गए और 4 10th B के आ गए, ऐसा ना हो। मतलब हर रूम में कितने बच्चे बैठे हैं आपके पास, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे, और जो बाकी के सब रूम्स हैं उनमें एक क्लास के एक ही बार में बच्चे बैठे जाए। ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बात आपको वही पता चली कि HCF वाला ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि 10th A और 10th B के हमारे पास स्टूडेंट जितने भी हैं इनका हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ बढ़िया सी चीज है इंटरेस्टिंग, तो आप देखो इनका HCF क्या है। इनका HCF निकलेगा 1। देखो ध्यान से, 38 के फैक्टर क्या होते हैं, ये होता है 2 इंटू 19, 35 के फैक्टर क्या है हमारे पास 5 इंटू 7। इनमें कुछ भी कॉमन है, देखो कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पर ये केस दिया गया था, अगर यही सेम केस आप अपने 10th A और 10th B के स्टूडेंट्स के साथ लगाओगे तो ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा। आंसर आ रहा है 1। यानी कि अगर मैंने ऐसा सोचा कि एक क्लास में केवल एक ही क्लास के बच्चे बैठे और इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए हर रूम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर रूम में एक बच्चे को बैठाना पड़ेगा। यहां पर ये वाला केस केवल तभी पॉसिबल है जब मैं हर रूम में केवल एक बच्चे को बैठाऊंगा। ठीक है, आप लोग इस चीज पर ब्रेनस्टॉर्म करें। अगर आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है, आपको लगता है कि यस हम इस चीज को और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लगता है कि इसका आंसर 1 नहीं होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, हम अगली क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, बहुत ही मस्त चीज है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से।
अपने को फाइंड करना है एक ऐसा लीस्ट नंबर, ठीक है, एक सबसे छोटा नंबर जो क्या करे, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबरों से डिवाइड हो जाए। मतलब अभी तक आपने पढ़ा होगा जैसे 8 है, वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 4 के टेबल से डिवाइड होगा, राइट, बाकी से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 1 से लेकर 10 तक हर टेबल से डिवाइड हो जाए। मतलब 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से एंड 10 से, इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ध्यान से सोचो। हम देखेंगे 1 से डिवाइड हो जाए नंबर, यानी कि 1 के टेबल में आना चाहिए। 2 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब 2 के टेबल में आना चाहिए। 3 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो हर नंबर का आप क्या कर रहे हो, टेबल पढ़ रहे हो। तो हर नंबर का जब आप टेबल पढ़ते हो यानी कि उसके मल्टीपल की बात करते हो, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप, सारे नंबर लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबके सब का एलसीएम जो भी होगा वही आपका आंसर है। तो 1 क्या है, 1 ही है केवल फैक्टर, 2 का फैक्टर 2, 3 का फैक्टर 3, 4 का फैक्टर क्या है 2 की पावर 2, 5 का फैक्टर बताओ 5, 6 का फैक्टर 2 into 3, 7 का 7, 8 का 2 की पावर 3, 9 का 3 की पावर 2, 10 का 2 into 5। ये मैंने इनके प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है आपको याद होगा भाई, जितने भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं उनके सबके यहाँ पे नंबर लिख दो। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 और 5 और 7, सही है। तो हमारे पास इन नंबरों में 1 2 3 5 7 ये प्राइम फैक्टर्स मौजूद है। अब इन सभी प्राइम फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर्स है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, वो लिख दो। देखो भाई 1 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ देखो 3 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अब 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, ये 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इस पे 2 लगा दो। 5 की हाईएस्ट पावर देखो कहाँ है, 5 की पावर 1, यहाँ पे पावर 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। 7 देखो, 7 भी केवल एक बार आ रहा है, तो 7 की पावर भी 1 है। तो इन सबको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा, वही आपका क्या है, एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है। तो आप देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये हो गया 8, ये कितना है 9, 5 into 7, तो 8 9 जो होता है 72 और 7 5 जो होता है 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 35 और 72 को। तो इसका आंसर हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। आप लोग कैलकुलेटर से मत करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 72 into 35 कितना होता है, हमारा होता है 2520। 2520। तो ये आपका एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। सो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही है कि हम कब अपने वर्ड प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करेंगे कि एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसको आप नोट करो। अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं अगला। सो ये हमारे पास एक अगला बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करो दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस। मतलब 40 24 और 30 को वो डिवाइड कर दे। ध्यान से सोचो, एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जो 40 को डिवाइड करे, यानी वो 40 का फैक्टर होना चाहिए, राइट। फिर दूसरा 24 को डिवाइड करे, यानी 24 का फैक्टर होना चाहिए, यानी वो नंबर इसका दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो आप बात समझ ले, हम फैक्टर करने वाले यानी 40 को तोड़ने वाले हैं, 40 के अंदर कौन कौन से नंबर है वो निकालने वाले। तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 40 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 30 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे और इनका क्या निकाल देंगे, हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 40 क्या होता है हमारा 2 की पावर 3 into 5। आप इसे पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे पूरा तरीके से फिर निकालोगे, ठीक है। तो 24 क्या होता है, 6 चौके 24 होता है, 2 की पावर 3 into 3, राइट। और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 into 3 into 5, यही होगा ना, सही है। तो मैंने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। अब मुझे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे, यानी इन तीनों में ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो सबसे बड़ा हो और सबको डिवाइड भी कर जाए। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है एचसीएफ। कैसे ढूंढते हैं एचसीएफ, जितने भी कॉमन फैक्टर है उनको लिख लो। कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 2 कॉमन है ना। 3 कॉमन है क्या, देखो 3 कॉमन नहीं है। 5 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, क्यों, 5 इसमें और इसमें तो है, इसमें नहीं है।
3 इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो केवल हमारा क्या है 2 ही कॉमन है, और जो कॉमन फैक्टर है उसमें भी सबसे कम पावर लिखनी होती है, तो सबसे कम पावर किसमें है? इसमें है, यानी कि 2 केवल 2 की पावर कितनी 1, इसका मतलब 2, यानी 2 एक हमारा ऐसा कॉमन नंबर है जो कि इसको और इसको तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो 2 इज द नंबर विच विल डिवाइड ऑल ऑफ देम, इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो वो हमारा जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर उन्होंने पूछा था वो आ गया, ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आ जाते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब अब हमें एक ऐसा हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, उसमें रिमाइंडर बच जाएगा क्या 7, 11 और 15, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है। अब जरा इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इसको समझाने के लिए। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 20 है, 20 को मैंने लेट से 3 से डिवाइड किया, तो ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 3 से ये 6 टाइम डिवाइड हो जाता है और 2 रिमाइंडर बच जाता है ना। अब ध्यान से सोचो, अगर मैंने इस 20 में क्या किया, ये जो 2 रिमाइंडर बचा है इसे माइनस कर दिया, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर मेरे को ये पता हो रिमाइंडर 2 ही बचने वाला है, तो मैं उस 2 रिमाइंडर को क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। वही कहानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर है। देखो 398 को जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 7। अगर मैं इसमें से ये 7 घटा दूं तो क्या होगा, तो मेरे को ऐसा नंबर मिलेगा जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं करूंगा क्या, 398 माइनस 7, तो मुझे मिला 391, यानी 391 वो नंबर है जो उस नंबर से डिवाइड हो रहा है जिसको मुझे निकालना है। दूसरा, अगर मैंने ये वाला 11 इसमें से माइनस कर दिया तो क्या होगा, -11 करता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया 4, यानी कि 425 वो नंबर है जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही हम 542 का कर लेंगे, -15 करना है ना, तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया 4, तो 427। तो हमारे पास ये वो 3 नंबर्स हैं जिनको अगर हम डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। अब जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहे तो बात क्या है, फैक्टर की बात है। ऑब्वियसली अगर कोई नंबर इसे डिवाइड कर रहा है तो वो इसका फैक्टर होगा, इसे डिवाइड कर रहा है इसका भी फैक्टर होगा, इसे डिवाइड कर रहा है इसका भी फैक्टर होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर होगा। और कॉमन फैक्टर में भी क्या बोला उन्होंने, लार्जेस्ट बोला है, यानी कि हाईएस्ट बात हो रही है ना, इसका मतलब वो HCF निकालने के लिए हमें कह रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली इन तीनों नंबरों का क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे और मुझे कमेंट्स के अंदर बता दोगे कि आपका आंसर कितना आया, किसका, लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका कितना आया मुझे कमेंट्स में बता देना। इसको मैं रब करके आपके लिए कुछ 3 होमवर्क क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दूंगा, आप उसे वीडियो पॉज करके आराम से नोट करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।